नमस्कार, दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों को देश आज दे रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में अनूठे ड्रोन शो से शहीदों को किया जाएगा याद। आगरा में G20 देशों की बैठक की तैयारियां हुई तेज। CISF जवानों, पर्यटन व्यवसायियों और गाइडों को विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए किया गया जागरूक। कोहरे के चलते हापुड़ में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। कई वाहन आपस में टकराए, 15 से अधिक लोगों को आई चोट। बरेली में शोध के चलते मछलियों को बैक्टीरिया से मिल रहा है जीवन दान। मछलियों में घाव, खून रिसने और त्वचा खराब होने की बीमारी होगी दूर। और अलीगढ़ में राज्य स्तरीय पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच 3 दिवसीय सीनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का हो रहा है आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानों की याद में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन आज होने जा रहा है। इस शो को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में आज होने वाला ड्रोन शो देश का अब तक का सबसे बड़ा शो होगा। ड्रोन शो में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तक के विभिन्न घटनाक्रमों और इससे जुड़े क्रांतिवीरों का चित्रमय वर्णन किया जाएगा। इसके पहले 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ के रेजिडेंसी में 500 ड्रोन के शो से अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया गया था। आज होने वाले ड्रोन शो का रिहर्सल कल देर शाम गोरखपुर में किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ड्रोन शो के रिहर्सल में रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव, G20 के साथ अमर शहीद बंधु सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह सहित देश को स्वतंत्र कराने में बलिदान देने वाले भारत मां के सपूतों की गाथा से पूरा आसमान रोशन हो उठा। ड्रोन शो के इस रिहर्सल में आकाश में एक साथ उड़ते 750 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट और रंग बिरंगी कलाबाजियों को प्रस्तुत किया गया। अगली खबर काकोरी बलिदान दिवस से जुड़ी हुई। देश आज स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों की याद में प्रदेश में 15 से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आज 19 दिसंबर को ही काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह का बलिदान दिवस है। वर्ष 1927 में इसी तिथि को उन्होंने गोरखपुर जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि व्यापारियों को लेकर वित्त मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि GST को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब 2 करोड़ रुपए से नीचे GST में हेरफेर करने वाले व्यापारियों पर मुकदमा नहीं दर्ज होगा, वे जेल नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए ऊपर के GST मामलों में हेरफेर होने पर ही कार्रवाई होगी। निकाय चुनाव को लेकर पंकज चौधरी ने दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर विजयी होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अयोध्या में इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ बैठक की और एक संगोष्ठी में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीते 5 वर्षों में देश में घरेलू पर्यटन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर उभर कर सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 37वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को लाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं और संभावनाओं को अगर आप देखेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर हम सब ने जो प्रयास किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसका परिणाम है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। अमूमन वाराणसी में वर्ष भर में 1 करोड़ पर्यटक आता था और इस वर्ष अकेले सावन माह में 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु वाराणसी में आया है। 1 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी में आया है। और अब बात सुशासन दिवस की। आज से देश भर में शुरू हो रहे सुशासन सप्ताह में 3000 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान के उद्घाटन के दौरान देश भर के जिला कलेक्टर्स द्वारा चिन्हित 3120 नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा प्रदायगी के लिए जोड़ेंगे। इसके द्वारा केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और राज्य के पोर्टल पर मिली शिकायत का एक साथ निस्तारण किया जाएगा। जन शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए देशव्यापी अभियान देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर्स भाग लेंगे और अधिकारी तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। आगरा में नए वर्ष में 9 और 10 फरवरी को G20 देशों की होने वाली 2 दिवसीय बैठक की तैयारियां तेज हो गई हैं। G20 देशों की बैठक के मद्देनजर पर्यटन मंत्रालय द्वारा ताजमहल की सुरक्षा में तैनात CISF के जवानों, भारतीय पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों, पर्यटन व्यवसायियों और गाइडों को बैठक में आने वाले विदेशी मेहमानों तथा इस दौरान आने वाले विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा तथा सुविधाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीक्षक राजकुमार पटेल ने बताया कि जागरूकता कार्यशाला में भाग लेने वाले CISF के जवानों, भारतीय पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों, पर्यटन व्यवसायियों और गाइडों को मेहमानों के प्रति कैसा व्यवहार हो तथा उनकी सुरक्षा और सहूलियत के बारे में व्यवस्था बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि G20 देशों की बैठक के मद्देनजर आगरा के सभी स्मारकों का निरीक्षण करके उनकी साफ सफाई, साज सज्जा और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के सहायक निदेशक संदीप शुक्ला ने बताया कि G20 देशों की बैठकों के मद्देनजर उदयपुर और चंडीगढ़ में भी इस तरह की कार्यशाला आयोजित की गई है। आगरा
G20 के वेन्यू में है और जो हमारी पहली मीटिंग है वो फरवरी में होने वाली है, जिसमें कई सारे मॉन्यूमेंट्स का भ्रमण भी है, जिसमें ताजमहल भी शामिल है। तो हम फेज वाइज सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने। इसमें जो ASI स्टाफ है ताजमहल का और जो CISF है जो सिक्योरिटी फ्रिस्किंग और जो विजिटर्स के बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं ताजमहल में, उनका एक इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशन था जो इस बात पे फोकस किया गया कि जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनके साथ नॉर्मली हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, हम कैसे हैंडलिंग करें। इस कार्यक्रम का आयोजन आगामी G20 समिट को देखते हुए किया गया है। ये पर्यटन मंत्रालय की एक सीरीज का एक हिस्सा है। पर्यटन मंत्रालय का प्रयास है कि जहाँ जहाँ पे भारत में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं उससे पहले ये इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करवाए जाएं जिसमें टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स को शामिल किया। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं आगरा, जहां पर हमारे संवाददाता सज्जन सागर हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे बात करेंगे। सज्जन, G20 देशों की बैठक के आयोजन को लेकर जो मौका आगरा को मिला है, उसे लेकर जो देश विदेश से मेहमान आ रहे हैं उनकी किस तरह की तैयारियां हैं और साथ ही जो वहां के नागरिक हैं उन लोगों से किस तरह की जो एक अपेक्षा है वो की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए G20 देशों की जो अध्यक्षता करने का भारत को अवसर मिला है, इसके साथ ही ताजनगरी आगरा में भी 2 दिवसीय बैठक होना प्रस्तावित है। 9 और 10 फरवरी को G20 देशों के जो सहयोगी हैं, सदस्य हैं, उनकी कोर कल्चर की एक बैठक होगी आगरा में। और इसके साथ ही जो G20 देशों के सदस्य आगरा आएंगे वो आगरा की जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनका भी दीदार करेंगे। इसके साथ ताजमहल, किला फतेहपुर सीकरी, एतमादौला सहित जो स्मारक है वो शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए अतिथि देवो भव, ये इसका एक मतलब होता है कि मेहमान जो है, मेहमान एक भगवान होता है और इसलिए G20 देशों के जो मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए प्रशासनिक अमला जो है जुटा हुआ है। पुरातत्व विभाग, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी इस खासा तैयारियों में जुटे हुए। कुछ दिन पहले जो है संस्कृति मंत्रालय और फिक्की के सदस्यों की एक टीम भी आगरा आई थी और जिन्होंने कई स्मारकों का दौरा किया, व्यवस्थाएं देखी और जिन रास्तों से G20 देशों के सदस्यों को ले जाया जाएगा उन सड़कों का भी हाल देखकर दुरुस्त कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है और जिसमें के सुरक्षा को लेकर CISF के जो जवान हैं स्मारकों पर जो तैनात रहते हैं उनको, उनके साथ साथ पर्यटन से जुड़े व्यवसायी वो और साथ ही साथ ASI कर्मचारी जो कि तमाम धरोहरों में तैनात रहते हैं, उनके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। और उस कार्यशाला में ये समझाया गया, ये पाठ पढ़ाया गया कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक स्तर पर भी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। 3 होटल इसके लिए बुक कर दिए गए हैं। जो G20 देशों के हमारे जो मेहमान आएंगे वो उनमें जो ठहरेंगे, इसके लिए कमरे बुक करा दिए। इसके साथ ही ताज के पीछे जो एक सबसे बड़ी चुनौती है, ताज के पीछे जो यमुना बह रही है, यमुना थोड़ी यमुना में जो गंदगी काफी ज्यादा है, तो इसको लेकर भी प्रशासन अब मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इस गंदगी को जो है साफ कराया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम जो ऐसे मार्ग जो रोड हैं जिन पर से ये सदस्य जो है आवागमन करेंगे, उन रोडों को भी जो दुरुस्त किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी इस सारी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो वाराणसी से है। वाराणसी में वर्षा राय नामक युवती ने 12,000 की निजी क्षेत्र की नौकरी को छोड़कर महिला सशक्तिकरण की अलख जगाई है और बिना किसी मदद के अपने खुद का कारोबार अपने ही कमाए पैसों से शुरू किया है। वर्षा ने सुबह बनारस नाम से एक स्टॉल बनवाकर बनारस की प्रसिद्ध कचौड़ी और जलेबी की बिक्री वाराणसी शहर के रामकटोरा चौराहे पर शुरू की है। इससे पहले इस तरह का व्यवसाय पुरुष व्यवसायी ही करते आ रहे हैं। ग्राहक उसके स्टॉल पर बिक रही कचौड़ी जलेबी की तारीफ कर रहे हैं। वर्षा राय ने प्रतिदिन लगभग 400 से 500 रुपए तक की बचत भी अपनी बिक्री से कर ली है। उनका कहना है कि ये सारा कार्य मैं देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की प्रेरणा से कर रही हूं और सम्मान से जीने के साथ अपनी बच्ची को भी पढ़ा रही हूं। वर्षा राय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मनोविज्ञान में स्नातक हैं। इसके
पहले मैं प्राइवेट सर्विस करती थी और मुझे उससे कोई इनकम समझ में नहीं आया। मैंने 6 साल प्राइवेट नौकरी की है सीए के यहाँ, उसके बावजूद भी मुझे कोई भी उसमें गुंजाइश नहीं थी। मतलब मैं जो कमाती थी वो 1 महीने के अंदर ही अंदर मेरा ख़त्म हो जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर उसके बाद मैंने अपना ये उसी पैसे से मैंने अपना ये बनवाया है सुबह बनारस के नाम से, जो कि यहाँ बनारस की प्रसिद्ध कचौड़ी है। बाबा विश्वनाथ की मंदिर है यहाँ पे, गंगा के नाम से जाना जाता है हमारा बनारस। इनके कचौड़ी में स्वाद भी है, बढ़िया बनाती भी हैं और ये लेडीज होके ये काम करती हैं और इनका हम लोग सराहना भी करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये बहुत अच्छा बनाती हैं और ये इनकी कचौड़ी है, जलेबी है, ये बहुत अच्छी लगती है। हम जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ कचौड़ी खाते हैं और चाय बगल में है, चाय भी पीते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी के मौसम में गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरतमंदों को कंबल बांटने तथा सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाने की व्यवस्था समय से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंबल वितरण का कार्य पूरी पारदर्शिता से सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी रैन बसेरों को क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में आवश्यक सुविधाओं के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के रैन बसेरों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को रैन बसेरों का निरीक्षण कराने और शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का कार्य पूरी तत्परता से करने के निर्देश दिए हैं। और अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। इसके साथ ही ठंड के तीखे तेवर दिखने लगे हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, बलिया, प्रयागराज और वाराणसी सहित विभिन्न इलाकों में सुबह और शाम ठंड, गलन और कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि अधिकांश स्थानों पर दिन में चटकदार धूप निकल रही है, लेकिन शाम होते ही सूरज डूबने के साथ गलन बढ़ जाती है। लोगों को गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव और आश्रय स्थलों का सहारा लेना पड़ रहा है। लखनऊ में कल दिन भर बदली छाने से दिन का पारा सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस गिरकर अधिकतम 23.4 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। हापुड़ जनपद के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के चलते आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कोहरे के चलते हापुड़ में नेशनल हाईवे पर करीब 6 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 15 लोगों को चोटें भी आई हैं। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों का इलाज कराया। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि एक वाहन हाईवे पर पलट गया था और घना कोहरा होने के कारण वो वाहन किसी को दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण आपस में कई वाहन टकरा गए। यहाँ पर कोहरा बहुत था, तो कोहरे के समय गाड़ी बहुत एक्सीडेंट हुई है। हमारे तो पीछे से गाड़ी मारी थी, बहुत तेज मारी है, तो पूरी गाड़ी डैमेज हो गई, आगे से भी पीछे से भी। यहाँ पे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी, घने कोहरे कारण कुछ एक गाड़ी पलट गई थी, जिसमें कुछ अन्य गाड़ियां भी टकरा गई आपस में, और जो घायल थे उनका अस्पताल पहुंचा के डॉक्टरी कराई। और यहाँ पे जो घायल थे छोटे मोटे, जो उन्हें डॉक्टर बुला के और उसके द्वारा जो पट्टी वट्टी कराई गई। बाकी रोड को क्लियर कर दिया गया है, रोड साफ है। करीब 10-15 आदमी जो घायल हुए थे, जिनके हल्की फुल्की चोटें आई थी, उन्हें दवा करा के और रवाना कर दिया गया। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आइसना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल कुमार मिश्र ने भीषण ठंड और गलन को देखते हुए मुख्यमंत्री से उन्नाव में गरीबों के लिए अलाव जलाने तथा आश्रय स्थल शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए उन्नाव के विभिन्न क्षेत्रों में रात में पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आग्रह किया कि गरीबों को ठंड और कोहरे से बचाने के लिए वे आश्रय स्थल बनाने, कंबल और गर्म कपड़े बांटने और अलाव जलाने में सहयोग करने के लिए आगे आएं।
वहीं अगली खबर मथुरा से है। मथुरा में वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में रविवार को पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इससे कई बार तो मंदिर परिसर में अव्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हुई। भीड़ के आगे प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आईं। जहां भक्तजन अपने आराध्य के दर्शन पाकर निहाल हुए, वहीं भीड़ के दबाव के कारण मंदिर परिसर में 6 श्रद्धालु बेहोश भी हो गए। इनमें एक वयोवृद्ध महिला और एक 13 वर्षीय बालिका भी शामिल थी। उनको तत्काल डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया। भीड़ के दबाव के कारण अस्वस्थ हुए अन्य श्रद्धालुओं को भी प्राथमिक उपचार दिया गया। सुरक्षा कर्मियों और मंदिर के कर्मचारियों ने भीड़ में फंसे श्रद्धालुओं को परिवार के लोगों के साथ भीड़ के बीच से निकाला और स्थिति को नियंत्रण में करने की कवायद शुरू की। मथुरा और वृंदावन के सभी प्रमुख मार्गों और गलियों में भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते जाम की स्थिति दिन भर बनी रही। फिलहाल मंदिर प्रशासन के साथ पुलिस विभाग ने बैठक करके पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के तमाम उपायों को वृंदावन और मथुरा में लागू किया है। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में एक आयोजन में दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण का वितरण किया गया। जिला अधिकारी नेहा जैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आयोजन के दौरान कई अन्य जिलों से आए 50 दिव्यांगजनों को मेडिकल परीक्षण के बाद बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और हियरिंग मशीन तथा हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम के संयोजक मनोज गुप्ता ने बताया कि मानवता सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य होता है और आगे भी उनकी संस्था दिव्यांगजनों को उपकरण की मुहैया कराने का काम करेगी। प्रवीण कुमार तिवारी, हमें रोटरी क्लब की तरफ से मिली साइकिल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जीवन यापन करने में बहुत अक्षम था। एलएमको ने हमें बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दी, जिसकी तरफ से मैं अपने जीवन यापन को सुगमता पूर्वक संपन्न कर सकूंगा। लगभग 50 दिव्यांगों को यहाँ पे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, केन्स और आंखों के लिए, कान में सुनने के लिए सभी अलग अलग प्रकार के उपकरण दिए गए हैं, जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो और अच्छी हो सके। ये बहुत अच्छी सार्थक पहल है और मैं सभी को साधुवाद देना चाहती हूँ। बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय की एक शोधार्थी सुनीता गंगवार ने मछलियों को बैक्टीरिया से बचाने के लिए जीवाणु भोजी तैयार किया है। ये बैक्टीरियोफेज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और मछलियों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसके इस्तेमाल से मछलियों को एंटीबायोटिक के प्रयोग से भी बचाया जा सकता है। एरोमोनास हाइड्रोफिला बैक्टीरिया के कारण मछलियों में बैक्टीरियल हेमरेजिस सेप्टिसीमिया रोग हो जाता है, जिसके कारण मछलियों में घाव, खून रिसने के साथ उनकी त्वचा खराब हो जाती है। इस बीमारी से मछलियों को बचाने के लिए सुनीता गंगवार ने 4 वर्षों तक शोध किया है। उन्हें शोध में सफलता मिली और मछलियों को इस बीमारी से मुक्त किया जा रहा है। इस रोग से मुक्ति मिलने के बाद मछली पालक मछली उत्पादन को बढ़ा सकेंगे और आय में वृद्धि कर सकेंगे। एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर लेवल और जीन लेवल पे काम जो है वो मछलियों में हो सके और एक्वाकल्चर जो है उसके रोजगार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। जीवाणु भोजी एक तरीके का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है और उसको संक्रमित करके अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देता है और वो तब तक मल्टीप्लाई करता है जब तक कि जीवाणु कोशिका बस्ट ना हो जाए, मतलब फट ना जाए, तब तक वो मल्टीप्लाई करता रहता है और 200 से लगभग 250 नए फास बना देता है और पूरी तरीके से इको फ्रेंडली। अगली खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष महिला वर्ग की 3 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश के लगभग 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अर्चना पांडे ने बताया कि वे 2 बार की ओलंपियन हैं। पहली बार उन्होंने टर्की में खेला और दूसरी बार ब्राजील में खेला है। जबकि खिलाड़ी दिव्यांश ने बताया कि उन्होंने पौंडीचेरी से गोल्ड मेडल जीता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिभाग कर चुके हैं।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो फीफा विश्व कप से जुड़ी हुई है। अर्जेंटीना ने इतिहास रचते हुए फीफा विश्व कप का खिताब जीत लिया। रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचकर खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हराने में सफलता पाई। इसी के साथ अर्जेंटीना का 36 साल से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया। अर्जेंटीना ने पिछली बार 1986 में खिताब जीता था। मेसी का ये पहला विश्व कप है। अर्जेंटीना 3 या ज्यादा खिताब जीतने वाली विश्व की चौथी टीम बन गई है। टूर्नामेंट में 8 गोल करने वाले एम्बापे को गोल्डन बूट और मेसी को गोल्डन बॉल दिया गया। हालांकि मैच के शुरुआत में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच के 23वें मिनट में ही डी मारिया को पेनाल्टी एरिया में गिरने के चलते अर्जेंटीना को पेनाल्टी मिली। कप्तान मेसी ने इसे गोल पोस्ट में पहुंचाने में कोई गलती नहीं की और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। अर्जेंटीना की फ्रांस पर शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज डंके की चोट पर देश की सीमा तक हवाई पट्टी, टनल, पुल, सड़कें और रेल लाइन बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पूर्वोत्तर सुरक्षा और समृद्धि का प्रवेश द्वार है। प्रधानमंत्री ने शिलांग में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। वे बाद में अगरतला गए और उन्होंने वहां रोड शो किया तथा जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कल मेघालय को 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास सौगात दी तो नॉर्थ ईस्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। पीएम मोदी ने एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर ईस्ट मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के द्वारा बीते 8 वर्षों में कराए गए कार्यों का विस्तार से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के सरकारी प्रयासों को स्थानीय लोगों से मिल रहे सहयोग पर भी उनका आभार जताया। कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे उसके लिए 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मशरूम विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके अलावा मेघालय में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने शिलांग दिएंग पसो सड़क का शुभारंभ किया। साथ ही मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश इन तीनों राज्यों में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने उमसावली में IIM शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। शिलांग यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। साथ ही तुरा में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर और शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों को देश आज दे रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में अनूठे ड्रोन शो से शहीदों को किया जाएगा याद। आगरा में G20 देशों की बैठक की तैयारियां हुई तेज। CISF जवानों, पर्यटन व्यवसायियों और गाइडों को विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए किया गया जागरूक। कोहरे के चलते हापुड़ में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। कई वाहन आपस में टकराए, 15 से अधिक लोगों को आई चोट। बरेली में शोध के चलते मछलियों को बैक्टीरिया से मिल रहा है जीवन दान। मछलियों में घाव, खून रिसने और त्वचा खराब होने की बीमारी होगी दूर।
और अलीगढ़ में राज्य स्तरीय पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच 3 दिवसीय सीनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का हो रहा है आयोजन। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।